दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी पता होगा दोस्तों, मैंने जो है नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो दोस्तों क्लासेज है हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार हर एक क्लास जो है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लगातार हर एक क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक क्लास, हर एक वीडियो जो है आप लोग चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम नेवी एमआर के जो महत्वपूर्ण साइंस के जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उसको जो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस आज की इस वीडियो में जो है हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन को भी रखे हुए हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जूल प्रति किलोग्राम में से किसका मात्रक है। तो अब आपको बताना है जूल प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्माधारिता का, ऊष्मा का परिमाण का, या ताप चालकता का। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये आप सभी को आंसर पता रहे, सबसे पहले आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए और उसके बाद आप लोग जो है बाद में आंसर को देखिए और लास्ट में हमें जो है आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों ने जो है कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो पहला क्वेश्चन है, जूल प्रति किलोग्राम में किसका मात्रक है। तो यह जो है हमारा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का, जिसको जो है हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से यानी कि प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समकोण का एसआई मात्रक है। तो अब आपको बताना है समकोण का एसआई मात्रक क्या है। रेडियन है, स्टेरेडियन है, डिग्री है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो समकोण का मात्रक एसआई है वह हमारा रेडियन है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन की त्रिज्या होती है। तो अब आपको बताना है प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है। 10⁻⁻23 मीटर, या 10⁻⁻15 मीटर, या 10⁻⁻4 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो प्रोटॉन की त्रिज्या होती है वह होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 टेरा यानी कि टी बराबर कितना होगा। 1 टेरा बराबर कितना होता है। 10⁸ होता है, 10⁻10 होता है, 10⁻12 होता है, या 10⁻14 होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो 1 टेरा बराबर होता है वह होता है 10⁻12। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो आपको बताना है कि किस कारण से हवा का एक बुलबुला जो रहता है पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है। परावर्तन के कारण, या अपवर्तन से, या विवर्तन से, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से, या पूर्ण परिवर्तन से। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, पूर्ण परावर्तन से जो है हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है। तो अब आपको बताना है कि प्रत्यास्था का गुणांक मान कितना होता है। हमेशा 1 से अधिक होता है, कभी कभी 1 से अधिक, या हमेशा 1 के बराबर, या 1 से कम। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो प्रत्यास्था गुणांक का मान होता है वो 1 से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्नौली समीकरण निम्न में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो अब आपको बताना है जो बर्नौली समीकरण है या निम्न में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। चुंबकत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, या द्रव के प्रभाव में, या प्रकाश का वैद्युत प्रभाव में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, द्रव के प्रभाव में। द्रव के प्रभाव में बर्नौली समीकरण निम्न में से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है, द्रवों का प्रभाव। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्धोष्म प्रक्रिया में स्थिर होता है। तो आपको बताना है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया में स्थिर होता है, क्या स्थिर होता है। ताप होता है, या दाब होता है, या ऊष्मा होता है, या ताप व दाब दोनों होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो रुद्धोष्म प्रक्रिया में स्थिर होता है वह हमारा ऊष्मा स्थिर होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के समान वितरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो अब आपको बताना है ऊर्जा के समान वितरण का जो सिद्धांत है उसको जो है किसने प्रतिपादित किया। प्लैंक ने किया, बोर ने किया, मैक्सवेल ने किया, या बोल्ट्जमान ने किया।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सवेल ने ऊर्जा के समान वितरण का सिद्धांत जो है मैक्सवेल ने किया। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की अनुमति ऊर्जा को कहते हैं। तो आपको बताना है परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की अनुमानित ऊर्जा को क्या कहते हैं। उत्सर्जन ऊर्जा कहते हैं, या स्थित ऊर्जा कहते हैं, या फर्मी ऊर्जा कहते हैं, या कार्यफलन कहते हैं। तो देखिए परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन की अनुमानित ऊर्जा को जो है हम फर्मी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फर्मी ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी कुल ऊर्जा समानुपाती है। तो अब आपको बताना है एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसकी कुल ऊर्जा समानुपाती है। किसके समानुपाती है? दोलन आवृत्ति के, गति के, आयाम के, वर्ग के, या संतुलन स्थिति पर वेग के, या संतुलन स्थिति से विस्थापन के। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गति के, आयाम के, वर्ग के जो है समानुपाती है इसकी कुल ऊर्जा। किसकी कुल ऊर्जा? एक कण के सरल आवर्त की गति कर रहा है यदि कोई। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वीय जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष है। तो आपको बताना है गुरुत्वीय जी का जो स्थिरांक है जी के सापेक्ष है। जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो गुरुत्वीय जी का स्थिरांक है वह जी के सापेक्ष जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर। ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता निकटतम रूप से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो श्यानता है निकटतम रूप से किससे संबंधित है? घर्षण के साथ, वेग के साथ, घनत्व के साथ, या इनमें से कोई, इनमें से सभी के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से ए सभी के साथ, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बैटरी से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी बैटरी से दिष्ट धारा को जो प्रत्यावर्ती धारा में रूपांतरित करने वाला जो उपकरण रहता है उसको जो हम क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं, ओसिलेटर कहते हैं, डिटेक्टर कहते हैं, या इनमें से ये सभी कहते हैं। तो देखिए जो ये कन्वर्ट करता है उसे जो है हम उस उपकरण को जो है हम ओसिलेटर कहते हैं। जो बैटरी से दिष्ट धारा को प्रत्यावर्तित धारा में रूपांतरित करता है उस उपकरण का नाम क्या है? उस उपकरण को जो है हम ओसिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा ओसिलेटर, ऑप्शन बी नंबर हमारा ओसिलेटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़त्व का नियम निम्न में से किसकी देन है? तो आपको बताना है जो जड़त्व का नियम है या इनमें से किसकी देन है? आइजैक न्यूटन का है, गैलीलियो का है, गैलीलियो का है, गलीली का है, या आर्किमिडीज का है, नील बोर का है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ये जड़त्व का नियम है या गैलीली का है, ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आकर्षित कणों के बीच लगने वाला बल है। तो अब आपको बताना है जो आकर्षित कणों के बीच लगने वाला बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, या प्रबल नाभिकीय बल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत चुंबकीय बल। आकर्षण कणों के बीच जो लगने वाला बल है वह हमारा विद्युत चुंबकीय बल है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कि द्विध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक इनमें से कौन सा है? जूल प्रति टेस्ला है, या कूलाम मीटर है, या न्यूटन मीटर है, या कूलाम प्रति मीटर है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है वह कूलाम प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्स निम्न में से किसका एसआई मात्रक है? तो आपको बताना है जो लक्स है या निम्न में से किसका एसआई मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का है, दीप्त शक्ति का है, प्रदीप्त घनत्व का है, या रेडियो सक्रियता का है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा लक्स है या हमारा प्रदीप्त घनत्व का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आवेशित चालक में आवेश स्थित होता है इसकी बाह्य सतह पर, या आंतरिक सतह पर, या मध्य बिंदु पर, या वातावरण में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए जो आवेशित चालक है, आवेशित चालक में आवेश जो स्थित होता है इसकी बाह्यतम सतह पर यानी कि बाह्य सतह पर या जो है स्थित होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि तड़ित चालक जो है बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं। लोहे के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, या तांबे के बनाए जाते हैं, या इस्पात के बनाए जाते हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। तो अब आपको बताना है कि ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा पदार्थ है। चांदी है, सिलिकॉन है, या तांबा है, या एबोनाइट है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ हमारा सिलिकॉन है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार जो है 29.4 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। 3.5 होगा, 3 किलोग्राम होगा, 2.5 किलोग्राम होगा, या 4.5 किलोग्राम होगा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो यदि जो है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 किलोग्राम 4 न्यूटन है तो इसका जो द्रव्यमान है होगा या जो है उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो यह होगा हमारा 3 किलोग्राम होगा। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी के एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर क्या होगा, उठेगा, नीचे गिरेगा, या पानी या वही बना रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यदि पानी के एक बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा, वही बना रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, वही बना रहेगा। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है। तो अब आपको बताना है निरपेक्ष शून्य ताप पर जर्मेनियम व्यवहार करता है, कैसे करता है। सुचालक की तरह, कुचालक की तरह, अतिचालक की तरह, या सुचालक तथा कुचालक दोनों की तरह। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए निरपेक्ष शून्य ताप पर जो जर्मेनियम रहता है वह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में, आवृत्ति में, या तरंग दैर्ध्य में, या वेग में। तो देखिए जब कोई तरंग जो है किसी दर्पण से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में आता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है कि आप लोगों ने जो है 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। और जो दोस्तों हमारी क्लासेज हैं लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हर एक क्लास चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो है दोस्तों लगातार हर एक क्लास चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक वीडियो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी जो है आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द से जल्द नई यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।